हेलो बच्चों, मैं शिवम सर। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप एकदम स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम वीडियो के सेशन में देखेंगे एनडीए के पेपर के बारे में। रिसेंटली आपका एनडीए का पेपर हुआ है और जो कि उम्मीद है कि आपका बहुत अच्छा गया होगा। अगर हम स्पेशली फ़िज़िक्स की बात करें तो पूरी की पूरी फ़िज़िक्स जो आई थी वो पढ़ाई हुई आई थी। और आज के हम लेक्चर में एनडीए के जो पेपर हुआ था उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे उनको ही डिस्कस करेंगे। मोस्टली क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव थे, न्यूमेरिकल्स नहीं थे कोई भी। ऑब्जेक्टिव भी मोस्टली ऑप्टिक्स से आए हुए थे। ठीक है, जो एनडीए का आपका पेपर हुआ उसमें जो मोस्टली क्वेश्चन थे वो ऑब्जेक्टिव थे और प्लस ऑप्टिक्स के थे, कुछ मैकेनिक्स के भी थे, एक दो इलेक्ट्रॉनिक्स के भी थे। तो आज हम उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और सारी बातों को समझेंगे। और आप लोगों में जो भी तैयारी कर रहे हो, एनडीए की कर रहे हो या अभी एयरफोर्स का हाल ही में हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुका है या नेवी का हमारा एग्ज़ाम जो है आने वाला है, तो जो बच्चे कहीं ना कहीं हमसे पहले से जुड़े हुए हैं या मतलब पहले से उनको हमने तैयारी कराया हुआ है, एयरफोर्स का हो चाहे एनडीए का हो, तो एनडीए का पूरा पेपर आपका पढ़ाया हुआ है। जो बातें हमने क्लास में बताई थी सारी की सारी बातें हमारी जो हैं क्वेश्चन, सारी के सारे क्वेश्चन जो हमारे हैं सब पढ़ाए हुए आए हैं। तो इसी प्रकार से जब एयरफोर्स का एग्ज़ाम होगा या नेवी का एग्ज़ाम होगा तो सारी की सारी जो क्वेश्चंस या सारा का सारा जो पेपर आएगा वो आपका पूरा पढ़ाया हुआ आएगा। बस भरोसे को बनाए रखें। ठीक है, तो इसी के साथ हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो एनडीए का जो पेपर हुआ है आज पूरे स्पेशली फिजिक्स को हम डिस्कस करेंगे। और सभी लोग जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या मतलब जो उनका एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, नेवी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस वीडियो को ज़रूर देख लें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एनडीए में आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो जो लोग भी न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आपको आगे के वीडियो ही मिलते रहें। और नेक्स्ट वीडियो में ये तो हमारा जो एयरफोर्स के जो या एनडीए का जो पेपर हुआ है उसके बेसिस पे उसके डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन को। और आगे हम लगातार आपको एयरफोर्स और नेवी के लिए लगातार वीडियोज़ डालते रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा आया हुआ है कि यदि कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन हमारे सब हिंदी में लिखे हुए होंगे, पर जो लोग भी इंग्लिश मीडियम के हो तो हम यहाँ पर सारे वर्ड इंग्लिश में भी डिस्कस कर दिया करेंगे जिससे कि आपको बातें समझ में आ सकें। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारा यदि कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम का मतलब होता है रेरर मीडियम, जिसकी डेंसिटी कम होती है। ठीक है, विरल माध्यम का तो इसका घनत्व हमारा कम होता है। तो विरल माध्यम से शून्य आपतन कोण पर, आपतन कोण क्या होता है? इंसिडेंट एंगल, जिससे हमारी कोई प्रकाश किरण हमारी पृष्ठ पर टकराती है और वो एंगल हमारा शून्य है। तो बोला प्रवेश करती है तो वह क्या होगा? वो वापस परावर्तित होगी, सीधी हो जाएगी, दाईं ओर मुड़ेगी और 45 अंश पर मुड़ेगी। तो देखो हमें सबको पता है कि जब हमारा कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, वो माध्यम हमारा विरल भी हो सकता है और वो माध्यम हमारा सघन भी हो सकता है। हम सबको पता है कि माध्यम दो होते हैं, एक हमारा विरल माध्यम होता है, ठीक है, एक हमारा माध्यम होता है विरल और दूसरा होता है सघन। तो समझते हैं जरा इसको। एक विरल माध्यम होगा और एक सघन माध्यम होगा। अब आप सबको पता होगा कि विरल माध्यम का मतलब होता है रेरर मीडियम और सघन माध्यम का मतलब होता है डेंसर मीडियम। और जब कोई लाइट रे हमारी जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ से भटक जाती है। ठीक है, उसका जो वास्तविक पथ होता है उससे वो बदल जाएगी। या तो हमारा अब यहाँ पे हमारा वो किस पथ पर मुड़ेगी, ये डिपेंड करता है किस माध्यम से किस माध्यम में गई है। अगर वो विरल से सघन में गई है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। अगर प्रकाश किरण हमारी विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। और लाइट रे अगर हमारी सघन से विरल में, डेंसर से रेरर में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। लेकिन कंडीशन जरा ध्यान देना कि यहाँ पर जो हमारा आपतन कोण है वो शून्य है। ठीक है, जो लाइट रे आई है हमारी वो शून्य कोण पर आई हुई है और जो एंगल हमारा बनता है वो नॉर्मल के साथ बनता है। ठीक है बेटा, जो एंगल बनेगा हमारा वो नॉर्मल के साथ बनेगा और नॉर्मल के साथ जो हमारा रे है उसका एंगल 0 अंश है। यानी कि हमारी जो लाइट रे है, जैसे ये हमारी ये हमने अवलंब डाला, ये हमारा पृष्ठ हो गया जिसमें हमारा ऊपर हमारा हो गया विरल माध्यम और नीचे हो गया सघन माध्यम। अब ये हमारा उसका पृष्ठ हो गया और यहाँ पर लाइट रे हमारी शून्य कोण पर आई हुई है। अब शून्य कोण पर आई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा का सीधा है कि लाइट रे हमारी नॉर्मल के अलोंग आई है। और जब लाइट रे भाई नॉर्मल के अलोंग आएगी तो बिना पाथ से भटकी हुई सीधी चली जाएगी। फिर से रिपीट करते हैं कि जब भी लाइट रे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पाथ से भटक जाती है, या तो अवलंब से दूर हटेगी या तो अवलंब से पास झुकेगी। लेकिन यहाँ पर जो एक स्पेशल केस है उस केस में उन्होंने बोला है कि लाइट रे नॉर्मल के अलोंग आई है। जब वो नॉर्मल के अलोंग आएगी तब उसके पाथ में कोई विचलन नहीं होगा, जैसे आई थी वैसी सीधी की सीधी चली जाएगी। ठीक है, तो यानी कि सीधी चली जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो ये हो जाएगा कि जो प्रकाश किरण है वो सीधी चली जाएगी।
हाँ ध्यान देना जरा, अगर बिरल से सघन में आई है ना तभी हो गया, अगर सघन से बिरल में होता तब भी हमारा आंसर यही होता। अगर लाइट रे हमारी चाहे सघन से बिरल में जाए और चाहे बिरल से सघन में जाए, अगर वो अविलंब के अलोंग आती है, भाई 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, क्योंकि एंगल हमेशा अवलंब से बनता है। अब 0 डिग्री पर हमारा आई है, इसका मतलब अवलंब से उसने 0 डिग्री का एंगल बनाया होगा, और अविलंब से अगर उसने 0 डिग्री का एंगल बनाया, इसका मतलब अविलंब के ऊपर से ही पास हुई है, और जब वो अविलंब के ऊपर से पास हुई है इसका मतलब वो सीधी चली जाएगी, वो अपने पास से बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ ध्यान देना जरा कि जब सघन माध्यम से लाइट रे के माध्यम से माध्यम में जाती है, उसका जो वेलोसिटी और वेवलेंथ, वेग और तरंग दैर्घ्य दोनों बदल जाते हैं, जबकि आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। जब भी हमारा माध्यम चेंज होगा उसकी फ्रिक्वेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वो बातें हमारी यहाँ पर भी लागू होंगी। अगर सघन से बिरल में जाएगी तो हमारा वेग और तरंग दैर्घ्य बढ़ेंगे, आवृत्ति हमारी अपरिवर्तित रहेगी। अगर हमारी जो है बिरल से सघन में जाएगी तो वेग और तरंग दैर्घ्य कम हो जाएंगे, जबकि आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगी। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो जब भी हमारी कोई लाइट रे आप याद रखोगे अवलंब के अलोंग आएगी तो वो सीधी चली जाएगी, उसके पाथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हमारा, बोला रदरफोर्ड के अल्फा कण। ठीक है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यानी सबसे पहली बात तो याद रखना कि जो अल्फा कण है हमारा ये हीलियम का नाभिक होता है, याद रखना। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि अल्फा पार्टिकल क्या है तो आप सीधा बताओगे जो अल्फा पार्टिकल है हमारा वो हीलियम का नाभिक है। ठीक है, हीलियम बोले He, तो हीलियम का नाभिक, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। अगर आपसे कोई अल्फा कण की बात करता है तो जो अल्फा पार्टिकल है हमारा वो हीलियम का नाभिक है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है नाभिक, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छोटा सा बन सकता है कि नाभिक की खोज किसने की थी। तो नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने, आप याद रखोगे इस बात को। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन है हमारा परमाणु वाले टॉपिक से कि जो नाभिक की खोज किस व्यक्ति ने की थी। तो नाभिक की खोज हमारी रदरफोर्ड ने की थी। और रदरफोर्ड ने कैसे की थी, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने क्या किया था, अल्फा कण पर एक्सपेरिमेंट किया था। वो कोई उन्होंने एक नाभिक लिया, उस पर उन्होंने अल्फा कण डाला, जिससे हमारा उन्होंने नाभिक की खोज की। अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर समझना चाहें, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक स्वर्ण लिया, कोई भी परमाणु ले सकते हैं। ठीक है, ये गोल्ड लिया, इन्होंने स्वर्ण लिया और उन्होंने यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल था इसकी बमबारी कराई। अल्फा कण की उन्होंने इस पर क्या कराई, बमबारी कराई, यानी कि बहुत तेजी से उन्होंने अल्फा कण यहाँ पर गए और वो टकराते रहे। ठीक है, ये हमारा जो अल्फा कण का कोई परमाणु लिया उन्होंने और यहाँ पर उन्होंने अल्फा कण डाले उस पर। तो जब अल्फा कण हमारे इस पर टकराए तो उन्होंने 2-3 पॉइंट निष्कर्ष निकाले वहाँ से। तो पहला उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि जब अल्फा पार्टिकल गए तो कुछ सीधी रेखा में चले गए, कुछ पार्टिकल जो थे वो कैसे चले गए, सीधी रेखा में चले गए। कुछ पार्टिकल सीधी रेखा में चले गए, कुछ ऐसे भी थे जो थोड़े से डाइवर्ट हो गए, रास्ते से थोड़े टेढ़े हो गए इस तरीके से। भाई कुछ पार्टिकल ऐसे थे कि जो टकरा के वापस सीधे चले गए, उनमें कोई भी विचलन नहीं हुआ, कोई भी डेविएशन नहीं हुआ। कुछ ऐसे थे वो थोड़े से बेंड हो गए, अपने पास से थोड़े से मुड़ गए, और कुछ ऐसे भी पार्टिकल थे जो टकरा के वापस लौट आए। ठीक है, समझ रहे हो ना बेटा यहाँ पे कि कुछ पार्टिकल ऐसे भी थे जो टकराने के बाद वापस लौट आए। अब जो पार्टिकल टकराने के बाद वापस लौटे तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो टकरा के लौटे इसका मतलब ये भाग सॉलिड है कोई। ठीक है, यहाँ पर सॉलिड है। अब भाई देखो कुछ देखो शुरुआत में क्या था, कुछ मैक्सिमम जो पार्टिकल थे वो कहाँ से चले गए, सीधे चले गए। तो जब वो सीधे चले गए तो वो ये माना कि वो पार्ट खोखला है। भाई जहाँ पर हमारे अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए इसका मतलब वो वाला पार्ट कैसा हो गया, खोखला हो गया। खोखला क्यों हो गया, क्योंकि वहाँ पर हमारा कोई भी उनका विरोध नहीं हुआ, अगर सॉलिड टकरा के वापस लौटते। ठीक है, और कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो टकरा के वापस लौटे, और जो वापस लौटे उनको उन्होंने बोला कि अगर वापस लौटे तो इसका मतलब 100% ये वाला भाग कैसा हुआ होगा, ठोस भाग हुआ होगा, सॉलिड होगा, बहुत ही सॉलिड होगा। उस सॉलिड को नाम उन्होंने दे दिया नाभिक, न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे इसको हम इंग्लिश में, न्यूक्लियस। तो इस जो है उन्होंने भाग को नाम दे दिया न्यूक्लियस। और तो उन्होंने ये बताया कि हमारा जो परमाणु है उसका जो है समस्त द्रव्यमान जो हमारा होता है न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस हमारा सेंटर पर होता है जो कि सॉलिड होता है, और पूरे परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो कहाँ पर केंद्रित होता है, उसके नाभिक में केंद्रित होता है। तो इस चीज़ को जरा हम ध्यान से देखते हैं जरा। अब हम ऑप्शन को अपने देखते हैं। तो पहले ऑप्शन में बोला गया है कि परमाणु में अधिकांश भाग रिक्त होता है, बिल्कुल सही बात है। भाई जब रदरफोर्ड ने इसकी खोज की तो उन्होंने देखा कि जो मैक्सिमम पार्टिकल जो टकरा के सीधे चले गए, भाई जो टकरा के मैक्सिमम जो पार्टिकल थे वो सीधे चले गए। और जब वो सीधे गए हैं तो ये वाला पार्ट खोखला ही तो माना जाएगा। अगर सॉलिड और ये वाला पार्ट सॉलिड था तो यहाँ पे टकरा के वापस लौट आए, तो ये वाला पार्ट कैसा था, खोखला था। तो उन्होंने मतलब पहले ही अपने एक्सपेरिमेंट में बताया था कि परमाणु का जो मोस्टली पार्ट है वो हमारा रिक्त है, खाली है। रिक्त स्थान का मतलब क्या है, हमारा खाली है। तो पहले उन्होंने बोला कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है, बिल्कुल सही है। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में बताया था कि परमाणु का जो है हमारा अधिकांश भाग कैसा है, रिक्त है। और क्यों रिक्त है वो आपको बात समझ में आ गई होगी।
ऑप्शन नंबर दूसरा देखते हैं, परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या का लगभग 10⁵ गुना है। बिल्कुल सही बात है, एक्सपेरिमेंट द्वारा निकाला गया ये बात को कि जो परमाणु होता है एटम, ठीक है बेटा, जो एटम होता है हमारा, उसकी जो रेडियस होती है, उसकी जो हमारी त्रिज्या होती है वो लगभग 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम के कोटि की होती है। ठीक है, जो हमारा परमाणु है उसकी जो हमारी रेडियस है वो लगभग 10⁻10 के कोटि की होती है, और जो हमारा नाभिक है इसकी जो हमारी होती है लगभग 10⁻15 की कोटि की होती है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में, ये एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, बहुत छोटा यूनिट होता है हमारा, बहुत छोटे छोटी पार्टिकल है ये। तो जो परमाणु का हमारा जो होता है लगभग 10⁻10 मीटर की कोटि का, एंगस्ट्रॉम की कोटि का होता है, और नाभिक की होती है 10⁻15 एंगस्ट्रॉम की कोटि की होती है। तो लगभग हम यहाँ से देखें तो जो है परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁵ गुना है। तो ये हमारा जो है 10⁵ लगभग 5 गुना, आप इसको जब कंपेयर करोगे तो 10⁵ गुना अंतर निकल आएगा। तो ये बात बिल्कुल कैसी है, सत्य है, पर हमें निष्कर्ष नहीं निकला था वो बात बतानी है। अब हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं जरा। अब तीसरे में बोला गया बेटा कि इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वृत्ति पथ पर गति करते हैं, जिसे हम कक्षा कहते हैं। अब ये बात जो थी वो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में नहीं बताई थी। रदरफोर्ड ने नाभिक का मॉडल दिया था, न्यूक्लियस के बारे में सारी बताई थी, ये बात हमारी न्यूक्लियस में नहीं बताई गई। ये बात बताई थी हमारी बोहर ने। आगे हम पढ़ते हैं बोहर का परमाणु मॉडल। अब बोहर का जो परमाणु मॉडल था, ठीक है, बोहर का जो मॉडल था उसमें उन्होंने कुछ स्पेशल बातें बताई थी कि क्या कक्षा होती है, इलेक्ट्रॉन हमारी किस कक्षा में मूव करते हैं, कोणीय संवेग वगैरह पे चर्चा हुई थी। तो बेसिकली ये बात जो थी वो कक्षाओं के बारे में जो नियम दिए थे वो सारे नियम बोहर ने दिए थे। ठीक है, वो सारे नियम हमारे बोहर ने दिए थे, रदरफोर्ड ने उन पर कोई भी बात नहीं की थी। उन्होंने यही पूछा कि कौन सा निष्कर्ष नहीं निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा की गति करते हैं, ये निष्कर्ष निकलता है हमारा बोहर के परमाणु मॉडल से। ये हमारा अल्फा कण के मॉडल से नहीं निकलता है, इसलिए हमारा ये आंसर क्या हो गया, एकदम सही हो गया। अगर हम आगे देखें, परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, बिल्कुल सही है। अभी हमने एक वर्ड भी यूज किया था कि हमारा जब न्यूक्लियस, जब हमारी रदरफोर्ड ने इसकी खोज की तो उन्होंने ये बताया कि कुछ पार्टिकल हमारे जो टकरा के वापस लौट आए, तो यानी कि वो वाला पार्ट सॉलिड था और मोस्टली हॉलो होता है, खोखला होता है, तो ये पार्ट सॉलिड था। अब सॉलिड पार्ट को इन्होंने क्या नाम दे दिया, सॉलिड पार्ट को उन्होंने नाम दे दिया कि ये सॉलिड पार्ट जो हमारा है यही हमारा क्या है, नाभिक है। और परमाणु का समस्त द्रव्यमान जो होता है वो नाभिक के अंदर होता है। आपको पता हो कि नाभिक के भीतर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, नाभिक के भीतर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती है। तो आप याद रखोगे कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान है वो उसके नाभिक में होता है। तो ये हमारे चारों ऑप्शन कैसे हो गए, 3 सही हो गए, और ये हमारा गलत हो गया क्योंकि ये बात हमारी जो है रदरफोर्ड ने नहीं बताई थी, ये बात बताई थी हमारी बोहर ने। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा है कि बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग, साउंड वेव, किसकी बात की इन्होंने, साउंड वेव की बात की है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति को यूनिट नहीं, यूनिट का मतलब हमारा होता है मात्रक। ठीक है, जो यूनिट हमारा जो होता है उसका होता है मतलब मात्रक है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो हमारी युक्ति है वो ध्वनि तरंग का मात्रक नहीं है। कुछ कौन सा हमारा आवृत्ति का, किसकी बिना बात की है, आवृत्ति की, फ्रिक्वेंसी की बात की है इन्होंने कि कौन सा फ्रिक्वेंसी का यूनिट नहीं है। तो बेसिकली फ्रिक्वेंसी के बारे में आप सबने सुना होगा, नहीं सुना तो यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है हमारी नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, 1 सेकंड में लगे चक्रों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है आवृत्ति क्या है, फ्रिक्वेंसी क्या, आप सीधा बताओगे कि 1 सेकंड में लगे चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन या नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन यूनिट सेकंड, इसको हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। तो जो फ्रिक्वेंसी हमारी होती है इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये टाइम ऑफ पीरियड की इनवर्स होती है। जो हमारी आवृत्ति होती है ये आवर्तकाल की व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो n इक्वल्स टू हमारा होता है 1/t, जहाँ पे t हमारा टाइम ऑफ पीरियड है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, समय हो गया। ये तो भाई जो टाइम आवर्तकाल हो गया वो हमारा क्या हो गया, समय। अब जरा यहाँ से हम देखें तो हमारा जो SI यूनिट है वो हमारा हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का जो हमारा SI यूनिट है वो हर्ट्ज होता है। ये सब आपको याद होगा, नहीं याद है तो आप इसको याद रखना हमेशा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि आवृत्ति का मात्रक क्या होगा, तो हम याद रखेंगे जो आवृत्ति है इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है, तो पहला हो गया। अब कहीं ना कहीं ध्यान दो, ये तो हमारा ये तो SI हो गया हमारा कहीं ना कहीं। अगर हम फॉर्मूले के पास जाएं तो n इक्वल्स टू 1/t होता है, और t हमारा क्या है, समय है। तो जो समय का उल्टा हो जाएगा मात्रक वही आवृत्ति का हो जाएगा। अब जैसे समय का मात्रक सेकंड होता है, अब जब आवृत्ति का सेकंड इनवर्स हो जाएगा ना, तो यहाँ पे जब भाई नीचे आप सेकंड रखोगे सेकंड ऊपर जाएगा, इनवर्स बन जाएगा उसका, तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा हमारा। ठीक है, अच्छा, समय के जो भी मात्रक हैं उनका सबका उल्टा कर दोगे आप, सबका आवृत्ति के बन जाएंगे। जैसे हम बात करें कि जैसे मिनट की हम बात करें तो जो मिनट हमारा है वो मिनट हमारा समय का होगा, और मिनट इनवर्स कर दोगे वो आवृत्ति बन गया। या हम घंटे को ले लें आवर को,
अब जैसे हमारा जो आवर होता है, हमारा घंटा होता है, वो हमारा किसका मात्रक है? समय का है। इसका उल्टा कर दोगे आवृत्ति का मात्रक बन जाएगा। तो हमारा कहीं ना कहीं हर्ट्ज भी होगा, सेकंड इनवर्स भी होगा, मिनट इनवर्स की कोई बात करें तो वो भी होगा, अगर हम आवर्स इनवर्स की बात करें, घंटा इनवर्स की, वो भी होगा। समय का उल्टा कर दो, ठीक है, वो सारे मात्रक किसके हो जाएंगे? हमारे आवृत्ति के हो जाएंगे। अब जरा हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर सेकंड इनवर्स है, उन्होंने पूछा कौन मात्रक नहीं है, तो हमने अभी देखो पढ़ा हर्ट्ज तो होता ही है, सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा वो हर्ट्ज है, तो हर्ट्ज तो होता ही है। दूसरा हमारा सेकंड इनवर्स भी होगा, क्योंकि जो हमारा आवृत्ति है वो आवर्तकाल की उल्टी होती है, टाइम ऑफ पीरियड की, टाइम का इनवर्स होता है। अब टाइम का मात्रक सेकंड होगा, इसका इनवर्स सेकंड इनवर्स हो गया, वो आवृत्ति का हो गया। मिनट इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि भाई मिनट भी तो हमारा समय का यूनिट है। अब हमारा अगर समय का मिनट हो गया तो मिनट इनवर्स हमारा आवृत्ति का हो जाएगा। इसी प्रकार से घंटा इनवर्स होता, आवर्स इनवर्स, तो वो भी हमारा हो जाता, क्योंकि जो घंटा है वो हमारा समय का है और इसका उल्टा कर दिया वो आवृत्ति बन गया। अब यहाँ पर एक वर्ड आया डीबी, तो आप याद रखना इसका होता है डेसिबल। डीबी का मतलब क्या बेटा? डेसिबल, ठीक है, डेसिबल। तो याद है जो डेसिबल है हमारा वो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है, या लाउडनेस का, प्रबलता का। जो हमारा डेसिबल है, ये जो डीबी का मतलब हमारा यहाँ पे डेसिबल से है। और याद रखना जो डेसिबल है हमारा वो ध्वनि की आवृत्ति का नाम के ध्वनि की प्रबलता का मात्रक होता है, ठीक है। ध्वनि की प्रबलता हम मापते हैं कि कितनी प्रबलता है, कितना ज़्यादा ध्वनि है, ठीक है। जैसे ध्वनि बहुत ज़्यादा है तो उसका प्रबलता बहुत ज़्यादा होगी, कम है तो उसकी प्रबलता कम होगी। तो डीबी में, ठीक है, डेसिबल में जो मांगे ध्वनि की प्रबलता मापते हैं, ना कि हम आवृत्ति को। तो हमारा ये मात्रक नहीं होगा, इसलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र वैद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता है? तो वैद्युत शक्ति क्या होती है? अगर हम वैद्युत शक्ति की बात करें तो मेनली पहले तो हम सिंपल शक्ति की बात करें तो आप सबको पता है जो शक्ति होती है वो क्या होती है? हमारी कार्य करने की दर। जो शक्ति हमारी एक्चुअल में होती है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर, ठीक है। जो हमारा पावर हो जाएगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन होता है। अब वैद्युत शक्ति की बात करें तो वैद्युत जो कोई भी वायर है उसमें हमारा चार्ज को फ्लो कराने में जो वर्क करना पड़ेगा वो हमारा वर्क हमारा वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, यही तो फॉर्मूला होता है ना। अब वैद्युत ऊर्जा, अब वर्क हमारा ऊर्जा का फॉर्म है तो यहाँ पर ऊर्जा लिख सकते हैं, तो ऊर्जा ई पी इक्वल्स टू क्या हो जाता है? ई अपॉन टी, ठीक है। जहाँ पे ई क्या है? हमारा ऊर्जा है, और वैद्युत ऊर्जा के फॉर्मूले हमने आपको पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं पढ़े हैं तो वो हम आगे उसको लेके एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम सारे फॉर्मूलों को देखेंगे। तो वैद्युत ऊर्जा के फॉर्मूले एक हमारा होता है आई स्क्वायर आर टी, एक और होता है हमारा वी आई टी, और एक हमारा होता है वी स्क्वायर टी अपॉन आर। तो ये सब हमारे वैद्युत ऊर्जा के क्वेश्चन है। अब शक्ति क्या होती है? ऊर्जा बटे समय। अगर इन्हीं फॉर्मूले में हम अगर समय से भाग दे दें तो किसके मात्र फॉर्मूले बन जाएंगे? शक्ति के बन जाएंगे। वो सारे के सारे जो सूत्र बनेंगे वो शक्ति के बन जाएंगे। जैसे हम बात करें, या इनमें सब मिट्टी लगा, इनमें सब मिट्टी हटा दो, वही तो हमारा पावर का हो गया। जैसे P बराबर पहला क्या हो गया? आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी, तो T से T कट गया तो P बराबर क्या हो गया? आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर आर हमारा किसका मात्रक होगा? पावर का होगा। वहीं पर दूसरा देखिए P बराबर वी आई टी है, इसमें हमने T से भाग किया तो P बराबर क्या बन गया? वी आई बन गया, ठीक है। इसके अलावा हमारा तीसरा वाला देखें हम तो P बराबर क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर टी अपॉन आर। इसमें हम T से भाग देंगे तो T से T कट जाएगा, क्या बन जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो पावर के तीन फॉर्मूले आ गए। एक फॉर्मूला बन गया पावर का आई स्क्वायर आर, दूसरा बन गया P इक्वल्स टू वी आई, और तीसरा बन गया हमारा वी स्क्वायर अपॉन आर। तो जरा हम इसमें मैच कर लेंगे कौन कौन सा हमारा कर रहा है। तो एक स्क्वायर हमारा आई स्क्वायर आर, बिल्कुल हम देखें तो आई स्क्वायर आर हमारा मैच कर रहा है। दूसरा आई आर स्क्वायर, अब आई स्क्वायर आई आर स्क्वायर हमारा मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि आर स्क्वायर किसी पर है ही नहीं। भाई तीनों फॉर्मूला में आर पर तो स्क्वायर है ही नहीं, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि कौन सा दर्शाता नहीं है, तो ये हमारा दर्शा नहीं रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। P बराबर वी आई, देखो है कि नहीं है? बिल्कुल हो जाएगा। इसके अलावा हमारा वी स्क्वायर अपॉन आर भी है, हो जाएगा। तो ये चार क्वेश्चन में डिस्कस किए, इसके बाद हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बड़ा बोला गया है कि तारों का टिमटिमाना। हम सबको बताइए तारे हमारे होते हैं वो टिमटिमाते हैं, सबको पता है ना कि तारों का टिमटिमाना, इसका कारण क्या है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर सभी प्रैक्टिस सेट में सभी बुकों में आपको सुनने को मिलेगा, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन वाले टॉपिक, जब आप प्रकाश का अपवर्तन पढ़ते हो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। तो क्वेश्चन हमारा आता है तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत क्यों होते हैं। रियलिटी में हम लोगों को सही बात है तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, पर क्या वास्तविकता में टिमटिमाते हैं? बिल्कुल नहीं। तारे हमारे टिमटिमाते नहीं हैं, वो सिर्फ हम लोगों को टिमटिमाते हुए महसूस होते हैं।
इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है बेटा, याद रखना कि इसकी वजह जो हमारा है वो है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो हमारी तारे हैं वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, इसका वजह क्या है? हमारा अपवर्तन। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, कैसे होता है हमारा? इसको अगर हम ध्यान समझना चाहें तो अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश का कोई भी किरण हमारा है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। तो विचलित होने की जो प्रक्रिया है, अपने पास से भटक जाने की जो प्रक्रिया है, उसको ही हम बोलते हैं अपवर्तन। अब जब हमारा जो है कोई भी तारा है, स्टार है, अब जब उसका प्रकाश आता है, चूंकि ये बहुत दूरी पर है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो जब उनका प्रकाश हमारे पास पृथ्वी तक आता है तो वो सीधा ना आके थोड़ा सा बहुत सारी परतों को पार करता हुआ आता है, बहुत सारी परतों को पार करता हुआ आता है। उनमें कुछ परतें हमारी इनकी डेंसिटी ज़्यादा है जिनको हम सघन बोलते हैं, और कुछ परतें ऐसी इनकी डेंसिटी कम, उनको विरल बोलते हैं। सघन बोले डेंसर और विरल बोलते तो रेरर। तो वो उनकी डेंसिटी जो होती है वो बदलती रहती है, और डेंसिटी बदलने रहने से उसका माध्यम का अपवर्तनांक भी चेंज होता रहता है। तो लाइट रे हमारी जो है सीधी ना आके थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होके आती है। तो जब वो टेढ़ी मेढ़ी होके आती है तो कभी उसका प्रकाश हमारा पड़ता है और कभी नहीं पड़ता है। तो जब कभी पड़ रहा है और नहीं पड़ रहा है, तो जब ऐसी कंडीशन लगातार बनी रहती है तो उनमें वो टिमटिमाते हुए महसूस होते हैं, पर वास्तविकता में हमारे तारे टिमटिमाते नहीं हैं। तो याद रखोगे ना, इसका वजह क्या है? हमारा प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन दिए गए हैं, बोला तारों के प्रकाश की विशिष्ट आवृत्ति के कारण। ऐसा नहीं है, आवृत्ति अगर होती, कोई भी विशिष्ट आवृत्ति हो, वो तो कंटिन्यू रहेगी ना, और वो कंटिन्यू रहेगी तो वो कंटिन्यू हमें जो है नजर भी आते, फिर वो टिमटिमाते नहीं। तो ये गलत हो गया। बोला महासागर की सतहों से तारों के प्रकाश के परावर्तन के कारण, बिल्कुल गलत है। बोला तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का, बिल्कुल सही है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जो वातावरण होता है हमारा, उससे उसका लगातार अपवर्तन होता रहता है, जिसकी वजह से ही हमारे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो इसका आंसर सी पार्ट होगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, ये हमारा उसका चुंबकीय क्षेत्र से कोई कनेक्शन नहीं हो। बेसिकली जो हमारा प्रकाश है उसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, ठीक है, 1/, ये जो फॉर्मूला लिखा है सबको पता होगा, ये दर्पण का सूत्र होता है। भाई हमने पढ़ा है मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा। तो मिरर जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है 1/f = 1/v + 1/u, जहाँ पे f v u क्या है? हमारी दूरियां हैं। f को हम फोकस दूरी कहते हैं, v को हम जो है प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, इमेज लेंथ, और u को वस्तु की दूरी। ठीक है, ऑब्जेक्ट लेंथ। तो ये हमारा फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला होता है। हाँ, इसी के जैसा कोई लेंस फॉर्मूला भी होता है। अब अगर लेंस फॉर्मूला अगर आपसे कोई बात करेगा तो इसी फॉर्मूले में आप क्या करोगे? माइनस लगा दोगे। अगर हमारा प्लस लगा है तो मिरर का फॉर्मूला है, मिरर का सूत्र है। अगर इसी में माइनस लगा होगा तो वो सूत्र हमारा किसका हो जाएगा? लेंस का। तो 1/f = 1/v - का 1/u, ये लेंस के लिए एप्लीकेबल है, और ये हमारा मिरर के लिए, दर्पण के लिए। ये सभी दर्पण के लिए है, कैसा भी दर्पण हो, और ये सभी लेंसेज के लिए है, कैसा भी लेंस हो। अब क्वेश्चन को देखते हैं जरा। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 1/f यह केवल गोली दर्पणों पर लागू होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये जो हमारा दर्पण का सूत्र है ये हमारा गोली दर्पणों पर लागू होता है। अच्छा, यहाँ पर केवल वर्ड लगाया है तो ये सभी प्रकार के दर्पणों की लागू है, चाहे कोई भी दर्पण हो हमारा। यहाँ पर उन्होंने केवल लगा दिया। अगर हमारा क्या समतल दर्पण होगा तो क्या समतल दर्पण पर ये बात लागू नहीं होगी? बिल्कुल होगी, बशर्ते वहाँ पर ये फॉर्मूला यूज क्यों नहीं करते हैं? वहाँ पर हमारी कुछ कंडीशंस हैं, इसलिए हम यूज नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि जो मिरर फॉर्मूला होगा 1/f = 1/v + 1/u, और आप सबको पता है कि जो प्लेन मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ कितनी होती है? इनफाइनाइट। क्योंकि जब समतल दर्पण पर रे डाली जाती है समांतर तो अनंत पर मिलती हैं, और जहाँ पर किरणें मिलती हैं वहीं पर हमारा उसका क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो फोकस दूरी क्या होगी? अनंत हो गई। तो 1/अनंत = 1 + v + 1/u। अब 1/∞ 0 बन जाएगा हमारा। इसको देखिए तो ये 0 हो जाएगा, 1/v + 1/u। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो v = क्या हो जाएगा? -u। और आपको पता भी है बिल्कुल कि जो हमारा समतल दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब हमारा बनता है वो हमेशा आभासी होता है, वर्चुअल। ठीक है, आभासी सीधा आभासी जो होता है उल्टा होता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, या हम बात करें कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है हमारा वो आभासी बनता है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं। आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु के आकार का होता है, और दर्पण से उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है जितनी दूरी पर वस्तु लागू होती है। तो ये बात हमारी यहाँ से निकल आती है। तो कुल मिला के जो ये फॉर्मूला लिखा है 1/f = 1/v + 1/u, ये हमारा फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला, और ये हमारा सभी प्रकार के दर्पणों के लिए लागू है, चाहे गोली दर्पण हो चाहे समतल दर्पण हो। तो उन्होंने बोला है कि यह केवल गोली दर्पणों के लागू है, तो ये बात कहीं ना कहीं सही है। दूसरे ऑप्शन में बोला गया है
कि यह केवल, यहाँ पर हमारा जो बी पार्ट होगा कि यह केवल गोली लेंसों की लागू है, तो लेंसों के लिए तो लागू नहीं होता है ये। दूसरा बोला दोनों की लागू है, दोनों के लिए लागू नहीं है। तीसरे बोला कि अमान्य सूत्र है, अमान्य का मतलब गलत सूत्र है क्या? बिल्कुल नहीं, ये गलत फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है और ये हमारा मिरर के लिए फॉर्मूला है। तो इसलिए हमारा इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे हम 7वां देखते हैं जरा। 7वें बोला है कि प्रकाश किरणों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भाई प्रकाश की बात की है और प्रकाश का जो हमारा कंसेप्ट है वो बहुत बड़ा है। अगर हम बेसिकली अगर लाइट को अगर पढ़ाना स्टार्ट कर दें तो कम से कम आधा घंटा से लाइट के बारे में ही पढ़ा पाएंगे, बहुत सारी बातें हैं। तो इसमें जो भी बातें वो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। बेसिकली इसके बाद हम कोई कभी एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे पूरा प्रकाश का, उसमें हम पूरा डिटेल में प्रकाश को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो उन्होंने ऑप्शन की बात की है कि प्रकाश किरणों के लिए कौन सा हमारा ऑप्शन सही नहीं है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो मोस्टली एनडीए के पेपर में क्वेश्चन आए हैं वो हमारे ऑप्टिक्स से आए हुए हैं और सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं। और इसी प्रकार से हमारा एयरफोर्स और नेवी का भी पेपर होता है, वो भी ऑब्जेक्टिव होता है। तो आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हो तो लगातार वीडियोज को फॉलो करते रहो। ये जितने भी क्वेश्चन है फिजिक्स के एनडीए में आए हुए हैं, सारे के सारे टॉपिक या जो क्वेश्चन है वो क्लास में पढ़ाए हुए हैं। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हो इसी प्रकार से एयरफोर्स का जो आपका एग्जाम होगा उसमें भी पढ़ाया हुआ आएगा और नेवी के एग्जाम में भी हमारी नोटिफिकेशन उसका आ चुका है, उसमें भी पढ़ाया हुआ आएगा। तो प्लीज़ आप लोग उस चीज़ को फॉलो करते रहो, जितने वीडियोज इनको देखते रहो लगातार और भरोसा रखो आपके सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए ही आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन छोटे मोटे होते हैं भाई, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं। एयरफोर्स का हो चाहे नेवी का हो चाहे एनडीए का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हमारे क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं आते हैं। बेसिकली हमें नॉलेज सब पॉइंटों पर होनी चाहिए। अब प्रकाश का बोल दिया तो प्रकाश से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा, आसान सा होगा, पर प्रकाश के बारे में हमें यहाँ पे सब कुछ पता होना चाहिए। तो चलिए हम ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं कि इनमें कौन सा है। तो बोला कि प्रकाश किरणों के लिए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही नहीं है छांटना है। तो बोला प्रकाश भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न चाल से गमन करता है, बिल्कुल सही है। प्रकाश की चाल होती है वो हर एक माध्यम में अलग अलग होती है। भाई हमें पता है कि जो प्रकाश की चाल निर्वात में जो होती है, निर्वात अथवा वायु में, निर्वात के लिए और वायु के लिए होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जो लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है हमारी वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये होती है निर्वात और वायु के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा किसी और माध्यम में नहीं हो सकती। अब यही प्रकाश हमारा अगर किसी और माध्यम में जाएगा, किसी और मीडियम में जाएगा जिसकी डेंसिटी में परिवर्तन होगा, उसका वर्तनांक अलग होगा, तो उसमें उसकी हमारी जो लाइट की स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। या बेसिकली बात करें कि इससे हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब अगर तुम्हें किसी भी माध्यम में अगर जो है प्रकाश की चाल चाहिए, उस माध्यम के अपवर्तनांक से आप क्या कर दोगे? भाग दे दोगे। 3 × 10⁸ होता है ना, ये कांस्टेंट हो गया, ये निर्वात में हो गया, और अपवर्तनांक से भाग दे दोगे। अगर आपको किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल चाहिए, आप उस माध्यम के अपवर्तनांक से भाग दे दोगे, उस माध्यम में प्रकाश की चाल आ जाएगी। जैसे हम लोग मानते हैं वायु, ये तो निर्वात में हो गया। अब वायु में हमसे कोई प्रकाश की चाल पूछे तो वायु का अपवर्तनांक 1 होता है, तो लगभग इसीलिए निर्वात और वायु में हम प्रकाश की चाल सेम मानते हैं। अगर हमसे कोई पूछे वाटर में कितनी होती है, तो वाटर के लिए आप n का मान रख दोगे 1.33, और जब वाटर में अगर आप निकालोगे और जब 1.33 से भाग दोगे तो हमारा आंसर लगभग आ जाता है यहाँ पे 2.25 लगभग। ठीक है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आप चेक कर सकते हो। अगर हमसे कोई पूछता है ग्लास में साउंड की स्पीड क्या होगी, तो ग्लास की वो ग्लास में लिख दिया, वाटर होगा। अगर हमसे कोई ग्लास में पूछता है तो ग्लास के अपवर्तनांक से भाग दें, ग्लास में स्पीड चली जाएगी। अब हमें पता है ग्लास बोले तो कांच में, तो कांच का जो हमारा अपवर्तनांक होता है वो लगभग होता है 2 के बराबर। तो जब आप 3 में 2 का डिवाइड करोगे तो लगभग हमारा कितना आ जाएगा? या इसका हमारा 1.33 होता है, और जो हमारा ग्लास है इसका अपवर्तनांक 1.5 होता है, 1.5 होता है। और जब आप 1.5 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यानी कि हर एक माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होगी। किसी भी माध्यम में आपको प्रकाश की चाल चाहिए, उस माध्यम के अपवर्तनांक से आप भाग दे देंगे। ठीक है, तो उसमें हमारी लाइट की स्पीड निकल आएगी, जो कि कुछ ना कुछ होगी। तो पहला ऑप्शन था कि प्रकाश भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न चाल से गमन करता है, ये बात बिल्कुल सही है। हमें बताना कौन सा है? गलत बात को। दूसरे में बोला गया है कि प्रकाश वायु में लगभग 300 मिलियन पर सेकंड की चाल से चलता है। अच्छा, प्रकाश की जो चाल हमने वायु में मानी है वो लगभग 3 × 10⁸ मानी है। ठीक है, अब इन्होंने ये मीटर पर सेकंड में, पर यहाँ पे इन्होंने एक नया वर्ड मिलियन जोड़ दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को आई थिंक पता होगा कि जो मिलियन होता है हमारा, वो कितने जीरो के बराबर होता है? बताना सब लोग। 1 मिनट 30 सेकंड का टाइम है सबके पास। 1 मिलियन बराबर
ठीक है। या 1 मिलियन भी कोई चीज़ है हमारी, उसमें कितने, या हम 1 मिलियन रुपए की बात करें, अगर हम अपनी काउंटिंग में देखें कि 1 मिलियन कितने के बराबर होते हैं, ठीक है, पता है किसी को आप लोगों में, अगर पता है, ठीक है, तो देखते हैं जरा यहाँ पे। तो जो 1 मिलियन होता है वो लगभग होता है 10 लाख। भाई सुन के तो ऐसा लगता है मिलियन, मिलोनियर, भाई बहुत बड़ी बात नहीं है। एयरफोर्स में नौकरी ले लो, मिलियनियर तुरंत बन जाओगे। शादी वाले आने लगे तुरंत मिलियन में काम हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये मिलियन जो है वो देखने में ही लगता है, भाई जो मिलियन वर्ड है सर सुनते हैं ना, अरे वो तो मिलोनियर हो गया। अबे तुम भी बन सकते हो, भाई नौकरी ले लो तुरंत क्या बन गए, मिलोनियर बन गए। हाँ, वो बिलियन जो होता है वो थोड़ा आगे की बात होगी, वहाँ तक नहीं पहुँच सकती है नौकरी से, ठीक है। तो 1 मिलियन 10 लाख के बराबर। 10 लाख में कितने जीरो होते हैं पता होगा ना, 10 लाख में कितने जीरो होंगे, देखते हैं जरा, ठीक है। 6, 1 2 3 4 5 6, 10 लाख ये हो गए ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये हमारे 10 लाख हो गए। तो याद रखना 1 मिलियन हमारा 10 या 6 के बराबर होता है। कोई भी चीज़ अगर मिलियन में है तो उसमें पावर 6 होंगी, तो 1 मिलियन हमारा 10 टू द पावर 6 के बराबर होता है। और हमें पता है कि जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। अब इसको मिलियन में बनाना है तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, 3 × 10⁸ को क्या लिखो, 10⁻2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अब जो 10⁻6 है वो मिलियन बन जाएगा हमारा, और 10⁻2 का मतलब 100 है। 100 में जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा 300, और मिलियन ये क्या बन गया हमारा, मिलियन प्रति सेकेंड। तो ये भी आपका आंसर बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि प्रकाश की चाल हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगर भाई हमसे मिलियन में पूछेंगे तो प्रकाश की चाल जो मिलियन में होगी हमारी वो कितनी हुई, 300 मिलियन पर सेकंड, जो कि हमने आपको यहाँ पे प्रूव कर दी है। तो आप इसको ध्यान रखोगे, जो प्रकाश की चाल मिलियन में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। 2 और भी ऑप्शन है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, हमें छाड़ना गलत वाला है। तो प्रकाश जैसे ही जल की सतह से त्यागता है, त्याग करो छोड़ देना, जल की सतह को त्याग रहा है और वायु में प्रवेश कर रहा है, तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि प्रकाश जैसे ही हमारा जो है जल की सतह को छोड़कर वायु में प्रवेश करता है, ठीक है, तो उसकी चाल धीमी हो जाती है। तो ध्यान रखना जो जल हमारा है वो है सघन माध्यम, ध्यान देना जरा यहाँ पे, जल हमारा सघन माना जाएगा और जो हमारा वायु है वो विरल माना जाएगा। और जब भी हमारी लाइट रे है वो सघन से विरल में जाती है, डेंसर से रेयर में जाती है, तो उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। यहाँ पर जब प्रकाश जल के पार्टिकल पास होंगे, वायु के पार्टिकल दूर होंगे, तो जैसे ही हमारी प्रकाश कण हमारी जल से वायु में घुसेगी जाके, तो वहाँ पर सब खाली होगा, डेंसिटी कम होगी, तो उसकी जो स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी, या उसका बढ़तांक होगा वो हमारा कम होने से उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर बोला है कि धीमी हो जाती है, जो कि बात गलत है, यहाँ पर हमारी स्पीड बढ़ जानी चाहिए थी, तो यहाँ ने गलत बोला था, तो यही हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। आगे जरा देखें कि प्रकाश जैसे ही कांच की सतह को त्याग करता है और वायु में प्रवेश करता है, कांच कैसा हो गया, सघन, और वायु क्या हो गया, विरल। तो जब कांच की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, उसका बढ़तांक बहुत ज़्यादा होगा, तो लाइट की स्पीड स्लो चलेगी, हमारी लाइट स्लो चलेगी। अब वायु में प्रवेश करेगा तो वायु में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इन्होंने बोला है कि वायु बढ़ जाती है, ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि एयर की डेंसिटी हमारी कम होगी तो वो थोड़ी कांच की अपेक्षा स्पीड चलेगी। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, सी पार्ट हो गया, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जरा। तो क्वेश्चन हमारा आगे वाला, उसमें बोला गया है कि एक बिजली के बल्ब का तंतु 10 मिनट तक, यहाँ पे टाइम दिया गया है 10 मिनट, 10 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करता है, 1 में धारा खींच रहा है। तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली वैद्युत आवेश का मान, क्यू का मान पूछा, आवेश को डिपेंड करते हैं हम क्यू से, तो क्यू का मान पूछा है हमसे, और हमें धारा को डिपेंड करते हैं आई से। धारा दी गई है हमें 1 एम्पियर, ठीक है बेटा, और जो समय दिया गया वो दिया गया हमें 10 मिनट। अब देखो हमें पता है कि जो वैद्युत धारा का फॉर्मूला होता है सबको पता होगा, I = हमारा होता है Q/T। अगर उन्होंने इसमें से आवेश का मान पूछा तो आवेश Q बराबर हमारा हो जाता है IT। I कितना दिया गया 1 एम्पियर, और समय दिया है 10 मिनट, और समय को भी सेकंड में रखते हैं क्योंकि हमारा समय जो MKS में होता है वो सेकंड में होता है, तो 10 मिनट है। जब 10 मिनट को आप सेकंड बनाओगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 × 60 सेकंड करेंगे। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 600 सेकंड आ जाएगा। तो धारा हो गई 1 एम्पियर और समय हो गया 600 सेकंड, तो टी को रखा 600 हमने, और जब 600 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 600 कूलाम, ठीक है। तो हमारा जो आवेश हमारा जितना भी संचय होगा वो कितना आवेश होगा, 600 कूलाम। तो ये हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। नेक्स्ट में बोला है कि जब कांच का प्रिज्म श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में व्यक्त करता है, ठीक है, हम सबको पता है कि जब भी हमारा कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म से पास होता है, ये हमारा श्वेत प्रकाश का मतलब व्हाइट लाइट, और जो प्रकाश होता है हमारा वो श्वेत होता है, और जब वो श्वेत प्रकाश हमारा प्रिज्म से पास होता है तो अपने अवयवी रंगों में बट जाता है, और ये रंग होते हैं 7।
ठीक है। तो अब याद रखना कि जब भी हमारा कोई श्वेत प्रकाश है, जब वो प्रिज्म से पास होता है तो वो अपने अवयवी रंगों में बट जाता है। इस घटना का नाम होता है हमारा वर्ण विक्षेपण, जो कि क्वेश्चन में बोला भी गया उन्होंने कि एक कांच का प्रिज्म श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में व्यक्त होता है, तो इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बेसिकली एनडीए के जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप इसमें ध्यान दे रहे होगे कि क्वेश्चन बड़े बड़े बहुत हैं, मतलब क्वेश्चन में इतना बड़ा बना दिया है कि मतलब कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो, जबकि हैं बहुत आसान। ठीक है, बहुत आसान है, क्योंकि परिभाषा लगा दी वर्ण विक्षेपण की। बताओ यहाँ पर वर्ण विक्षेपण की परिभाषा की क्या जरूरत थी, या तो वर्ण विक्षेपण का क्वेश्चन होता। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारे वो काफी बड़े बड़े होंगे पर बड़ा आसान होंगे। पेशेंस से पढ़ना है, पूरी नॉलेज रखना है, क्वेश्चन जरूर आपका टूटेगा। तो बोला गया कि जब एक, और हम सबको पता है जब भी हमारा कोई प्रकाश है जब वो प्रिज्म से गुजरता है तो वो अपने अभी रंगों में बट जाता है। इस घटना का नाम ही हमारा वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। वर्ण विक्षेपण क्या बोलेंगे हम, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो बोला कि जब कांच हमारा प्रिज्म से गुजरता है तो अपने रंगों में बट जाता है, इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो वर्ण विक्षेपण के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर 7 रंग होते हैं और 7 रंगों को आपको याद रखना है विबज्योर से। किससे याद रखोगे आप, विबज्योर से, VIBGYOR। अगर V की बात करेंगे तो वॉयलेट, I की बात करेंगे तो इंडिको, B की बात करेंगे तो ब्लू, G की बात करेंगे तो ग्रीन, Y की बात करेंगे तो येलो, O की बात करेंगे तो ऑरेंज, और की बात करेंगे तो रेड। ठीक है, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं कि जब वो प्रिज्म गुजरता है तो वो अपने 7 कलर में डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, और 7 जो कलर्स हमारे होते हैं विबज्योर से करते हैं, हिंदी में बोलते हैं बैजानी हपीनाला, बाकी इंग्लिश में आपको याद रखना है VIBGYOR। वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। वॉयलेट बैंगनी, इंडिको जामुनी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नील, ठीक है आसमान मतलब संतरी हो जाएगा, और रेड लाल हो जाएगा। तो इस तरीके से 7 कलर हमारे हो जाते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा हमारा विचलन किसका होता है, वॉयलेट का। विचलन का मतलब होता है भटकना, तो सबसे ज़्यादा कौन भटका है, वॉयलेट, क्योंकि रेड तो ऊपर से निकल गया। तो सबसे कम विचलन किसका हुआ है, रेड का, और सबसे ज़्यादा हुआ है वॉयलेट का। तो इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो बेसिकली हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बात की है, इसी को हिसाब से हम देखते हैं। तो बोला गया पहला कि प्रकाश के परावर्तन के कारण लाल रंग का, अब यहाँ पे देखो परावर्तन वर्ड उन्होंने लिख दिया। अब परावर्तन तो होता ही नहीं है भाई, होता क्या है हमारा अपवर्तन। जब हमारा लाइट रे प्रिज्म से पास होती है तो उसका अपवर्तन होता है, उन्होंने वर्ड क्या लिख दिया, परावर्तन। तो परावर्तन होता ही नहीं है, तो ये हो ही नहीं पाएगा। प्रकाश के अपवर्तन यहाँ पे चलेगा। प्रकाश का अपवर्तन के कारण बैंगनी प्रकाश का सर्वाधिक विचलन होता है। बात बिल्कुल सही है कि जब प्रिज्म से पास होती है बैंगनी रंग का जो विचलन है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि बैंगनी कलर हमारा सबसे बाद में निकलता है, ज़्यादा टेढ़ा होके जाता है। तो यही हमारा आंसर इसका हो जाएगा। नीचे देखें जरा कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण लाल रंग का विचलन सर्वाधिक विचलन होता है, तो लाल रंग का विचलन सर्वाधिक नहीं होता है। चौथे ऑप्शन में हमसे बोला गया प्रकाश का परावर्तन के कारण बैंगनी रंग का विचलन होता है, तो यहाँ पर परावर्तन ही नहीं होता है। तो आई थिंक आपको जो है ये क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, 10वां 11वां क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जरा। तो आगे वाले क्वेश्चन से बोला गया कि प्रकाश वर्ष, ठीक है, तो एक बड़ा पॉइंट है हमारा, इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, नेवी में भी आता है, एयरफोर्स में आता है, और एनडीए में भी आया हुआ है। प्रकाश वर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आता है, क्योंकि जो प्रकाश वर्ष है इसको देख के हमें फीलिंग आती है समय की। जैसे मैंने सुना प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष को देख के क्या फील हुआ कि ये तो समय का मात्रक होगा, पर रियलिटी में जो प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। ठीक है, जब हमें कोई बहुत बहुत बड़ी बड़ी दूरियां मापनी होती है तो हम प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। तो याद रखना है कि प्रकाश वर्ष हमारा दूरी का मात्रक है। बोला गया है कि प्रकाश वर्ष के संबंध में कौन सा कथन हमारा सही है। तो पहला कथन बोला गया है कि प्रकाश वर्ष अति दूर का मतलब बहुत दूर, दीर्घ का मतलब दूर होता है, अति का मतलब बहुत ज़्यादा, दूरियां मापने का यंत्र, बिल्कुल सही है। आपको याद रखना कि हमारा एक प्रकाश वर्ष मात्रक है जो कि बहुत ज़्यादा दूरियों को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ पर बोला भी है अति दीर्घ दूरियां, तो हमारा इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। दूसरा बोला है प्रकाश वर्ष अति दीर्घ काल अंतराल का मतलब समय से है, काल अंतराल का मतलब समय से है, और अक्सर हमसे ये गलती हो जाती है क्योंकि हम प्रकाश वर्ष को देख के समय जैसा लगता है और वो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप याद रखोगे कि जो प्रकाश वर्ष है हमारा वो दूरी का मात्रक है, ना कि काल अंतराल या समय का। तीसरे में बोला है कि प्रकाश वर्ष प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए करते हैं, तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तीव्रता का मात्रक हमारा अलग होगा। अगला है हमारा, तो इसका आंसर हमारा ए हो गया। 11वां क्वेश्चन देखते हैं कि भौतिक परिघटना व खोजकर्ता का सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर हमारी कुछ घटनाएं थी, उनका खोजकर्ता पूछे हैं।
तो सबसे पहले जेम्स चैडविक ने क्या खोजा था? तो हमारे 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन खोज की थी थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। तो आया कि जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक हमारा होता है, इसकी खोज की थी न्यूट्रॉन, इनकी जो चैडविक ने खोज की थी वो न्यूट्रॉन की थी, क्योंकि 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनकी खोज हम कैसे याद करते हैं? ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की चैडविक ने। तो चैडविक ने किसकी की थी? न्यूट्रॉन की। तो इसको हम इससे मिला देते हैं। नेक्स्ट हमारा है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रकाश के वैद्युत प्रवाह की खोज की थी, कि प्रकाश के वैद्युत प्रवाह। अगला है मैडम क्यूरी ने। तो रेडियम की खोज, रेडियम हमारा जो है कण है, एक तत्व है हमारा, ठीक है, एक हमारा ये रेडियो एक्टिव तत्व है, और इसकी खोज की थी हमारी किसने? मैडम क्यूरी ने। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट नहीं है, 12वां क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें बोला गया है कि एलईडी, आपने सबने सुना होगा एलईडी बल्ब आते हैं। एलईडी हमारा एक क्या है? अर्धचालक है। एक्चुअल में जो एलईडी होता है हमारा वो एक अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर। अब एलईडी हमारा क्या होता है? तो जो एलईडी का जो फुल फॉर्म है वो हमारा होता है लाइट इमिटिंग डायोड। आप याद रखोगे, एलईडी का वाला होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जरा। क्वेश्चन में बोला गया हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम संभव ताप है? तो जो न्यूनतम संभव ताप होता है उसको बोलते हैं परम शून्य ताप। इस पे हमने एक पिछला टॉपिक जो एक टॉपिक था हमारा थर्मोडायनामिक्स का, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कराए थे, जो कि आपको पीछे वीडियो मिल जाएंगे, तो उसमें आप देखना जरा। तो वहाँ पर हमने पढ़ाया था परम शून्य ताप। एक वर्ड आता है परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। परम शून्य ताप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और परम शून्य ताप क्या होता है? न्यूनतम संभव मान। ताप के न्यूनतम संभव मान को, न्यूनतम संभव मान, ठीक है, जो ताप का न्यूनतम संभव मान होता है उसको हम बोलते हैं परम शून्य ताप। अगर सिंपली आपसे पूछता है कि परम शून्य ताप क्या है, आप सीधा बताओगे कि ताप के न्यूनतम संभव मान को हम परम शून्य ताप कहते हैं। अब न्यूनतम संभव मान हमारा कितना होता है? ये डिफरेंट स्केल में हमारा डिफरेंट होता है। जैसे केल्विन स्केल पर 0 केल्विन होता है, ठीक है। इसके अलावा सेल्सियस स्केल पर हमारा माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम उसकी पूछते यही कि ये फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है, ये होता है लगभग हमारा जो है माइनस का 460 फ़ारेनहाइट। तो ताप का जो न्यूनतम संभव मान होता है वो याद रखिए 0 केल्विन। यानी कि इससे हमारा एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा हमारा स्केल है जो कभी नेगेटिव में टेम्परेचर को नहीं माप सकता। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उसका डिस्कस भी हमने किया था कि ऐसा कौन सा जो हमारा थर्मामीटर है जो कभी नेगेटिव में टेम्परेचर को नहीं माप सकता। तो आप लोगों में जिसको इसका आंसर पता है वो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें देंगे, ठीक है। आप आंसर कमेंट बॉक्स में इसका बताएंगे कि कौन सा थर्मामीटर नेगेटिव में टेम्परेचर को माप ही नहीं सकता है। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि हमारा जो है क्या आंसर होगा। इसके अलावा हमारा जो क्वेश्चन था उसको हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि निम्न में तो कौन सा न्यूनतम संभव मान है। तो जो न्यूनतम संभव मान होता है 0 केल्विन। अगर केल्विन को आप सेल्सियस में बनाते हो तो आप सबको पता है कि अगर कोई टेम्परेचर केल्विन में है तो सेल्सियस में बनाने 273 माइनस करते हैं, एग्जैक्टली हमारा होता है माइनस का 273.15। तो ये हमारा निकल आता है। अब अगर फ़ारेनहाइट में बनाओगे तो हमारा संबंध होता है C/5 बराबर F माइनस का 32/9। तो जब आप C को यहाँ पर माइनस का 273.15 रखोगे तो आपका सॉल्व होकर माइनस का 460 आ जाएगा। तो ये तीनों वैल्यू आपको याद रखनी है। अगर सेल्सियस में पूछेगा कोई तो माइनस का 273.15, फ़ारेनहाइट पूछेगा कोई तो माइनस का 460, और केल्विन पूछेगा कोई तो 0 केल्विन हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि बोला एक फ़ारेनहाइट थर्मामीटर है और दूसरा हमारा सेल्सियस थर्मामीटर है। बोला गया कि दोनों के तापमापियों में किस ताप पर समान पाठ्यांक देंगे। तो ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है और हर प्रैक्टिस सेट में मिलेगा। और ये क्वेश्चन हमने आपको कराया हुआ है थर्मोडायनामिक्स का, हमारा एक वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उसको जाके आप देख लीजिएगा, उसमें आपको सारे आंसर इसके मिल जाएंगे। वहाँ पे हमने ये बातों को बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। तो बोला गया हमारा कि किस ताप पर, तो बेसिकली आपको याद रखना है कि माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस है, ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में हमारा समान पाठ्यांक देता है, ठीक है। जो माइनस का 40 डिग्री टेम्परेचर है वो जो फ़ारेनहाइट में देता है वही हमारा सेल्सियस में देता है। निकालते कैसे हैं? संबंध होता है C/5 बराबर F माइनस का 32/9। जब आप C यहाँ पे इसको भी x मान लो, इसको भी x मान लो, जब दोनों को आप x मान लोगे और फाइनली सॉल्व करोगे तो आंसर हमारा आ जाएगा -40। फिर आप C के प्लेस से -40 रखोगे तो आंसर F का -40 आएगा, और F के प्लेस से -40 रखोगे तो C का आंसर भी -40 आ जाएगा। तो कुल मिला के आप याद रखोगे कि माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा हमारा टेम्परेचर है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान पाठ्यांक देते हैं। इसी हिसाब से हमारा आता है केल्विन और फ़ारेनहाइट वाला कि किस टेम्परेचर पर हमारी केल्विन और फ़ारेनहाइट समान पाठ्यांक देंगे। तो वो हमारा होता है
574, ठीक है, पॉइंट में समथिंग होता है, आप याद रखो 574.25। तो अगर क्वेश्चन आएगा किस पर हमारे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस है तो 40 पर, और केल्विन और फ़ारेनहाइट है तो 574 पर। इसके अलावा हमारा केल्विन और सेल्सियस का बनेगा तो ये हमारा समान रीडिंग देते ही नहीं है, आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं पाते, आपस में नहीं मिल पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। बोला गया हमसे कि हम समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब देखते हैं वह कैसा होता है। तो पहले तो आपको समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में पूरा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपली याद रखना कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो हमारा आभासी होता है। सबको पता है ना कि जो समतल दर्पण का प्रतिबिंब होता है वो आभासी प्रतिबिंब होता है, ठीक है। और आभासी प्रतिबिंब जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? सीधे। याद रखना कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा उल्टे होते हैं और आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा सीधे होते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति का समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा आभासी होगा, और आभासी है तो सीधा होगा। और हम सबको पता है कि जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो हमारा वस्तु के आकार का बनता है, वस्तु के आकार का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जितनी आकार की वस्तु होगी उतनी आकार का हमारा क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो आभासी सीधा वस्तु के आकार का दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है बेटा? दर्पण के पीछे समान दूरी पर, ये हमारा समान दूरी पर बनता है। यानी प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा, और हमारा कैसा होगा? सीधा होगा। सीधा लिखना, ठीक है। आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु के आकार का होगा, दर्पण के पीछे समान दूरी पर होगा, और पार्श्व उल्टा हो जाता है। पार्श्व मतलब क्या होता है? उल्टा। अच्छा, पार्श्व का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कभी प्लेंडर में अपने आप को देखोगे तो जो लेफ्ट वाला पार्ट होगा वो राइट हो जाएगा और राइट वाला पार्ट आपका लेफ्ट हो जाएगा। ये कंफर्म है। अगर आपके यहाँ पे कोई स्पॉट है तो मिरर में आपको यहाँ नजर आएगा, और यहाँ पर कोई स्पॉट है तो वो यहाँ नजर आएगा। राइट वाले में तो लेफ्ट में स्पॉट नजर आएगा, और लेफ्ट में स्पॉट है तो राइट नजर आएगा, ठीक है। तो पार्श्व उल्टा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमने समतल दर्पण की सारी बातें कर ली। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक आभासी होगा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, और हम लोग समतल दर्पण में जब अपने आप को देखते हो सीधे ही तो देखते हैं ना भाई। हमारे पैर अभी नीचे हैं तो समतल दर्पण में नीचे ही होंगे, सर हमारा ऊपर, समतल दर्पण में कहाँ होगा? ऊपर ही होगा। तो आभासी होता है, सीधा होता है, और वस्तु के आकार का। हम जिस आकार के हैं दर्पण में भी उसी आकार के नजर आते हैं, और दर्पण के पीछे बनता है। कहीं ना कहीं आपने देखा हो कि जब आप दर्पण की तरफ जाते हो तो जो हमारा इमेज बन रहा है मिरर में वो भी हमारी तरफ शिफ्ट होता है। जैसे जैसे हम दूर होते हैं दर्पण से वैसे वैसे हमारा इमेज भी दूर शिफ्ट होता है। तो दर्पण के पीछे होता है, समान दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु होती है। पार्श्व उल्टा हो जाता है। अब देखिए जरा, पहला इसमें बोला कि वास्तविक, तो वास्तविक तो होता नहीं है तो ये हो ही नहीं सकता। दूसरा बोला आभासी, बिल्कुल। प्रतिबिंब की तुलना में निकट बनता है, बिल्कुल नहीं। हमने क्या बोला कि दर्पण के पीछे समान दूरी पर बनता है, और इसमें थोड़ा निकट दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। अगला है आभासी होता है, बिल्कुल सही है। और पार्श्व उल्टा होता है, बिल्कुल। जो पार्श्व हो जाता है हमारा वो उल्टा हो जाता है, और प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। अगला वास्तविक तो होता नहीं है, तो इसलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। अगला कि निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक रंग है? तो आप सबको पता होगा कि जो प्राथमिक रंग होते हैं हमारे वो लाल होता है, नीला होता है और हरा होता है। ये हमारे 3 जो रंग होते हैं वो प्राथमिक रंग होते हैं, और अदर रंग हमारे इन्हीं से बनते हैं। तो बेसिकली हमने आज एनडीए के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए उनको डिस्कस किया है। अभी सारे क्वेश्चन नहीं हो पाए इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा खिंच रहा है, तो अभी कुछ क्वेश्चन इसमें 1-2 रह गए हैं, इनको हम कभी और डिस्कस कर लेंगे। बाकी अगर ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ जो है लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबा दें और शेयर कर दें। थैंक यू।